अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शहरियार अली, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स जो है उसका थर्ड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने बात की है फोर्स को स्टडी किया, हमने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। उसके बाद हमने इनर्शिया की बात की और मोमेंटम की बात भी की थी आपने लास्ट लेक्चर्स में। अब हम बात करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की। ऑब्वियसली इनके नाम से पता चल रहा है ये आपके पास लॉज ऑफ मोशन जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स की जो स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन है उसके साथ एफिलिएटेड होंगे। और ये हमें किसने दिए? ये वाले लॉज आइजैक न्यूटन ने दिए हैं, इसीलिए इनको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उसके बाद कोई ना कोई लॉ फॉर्मुलेट कर देते हैं या लॉ बनाते हैं। उसके बाद उसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। यूजुअली फिजिक्स में हमारे पास जितने भी लॉज हैं उनको हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और आप देखेंगे थ्रू आउट कि जितने भी लॉज आप पढ़ोगे मोस्टली उनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस भी मौजूद होंगी। तो न्यूटन ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की और उसके बाद उसने कुछ लॉज को फॉर्मुलेट किया, लॉज को हमें दिए मोशन के बारे में और रेस्ट के बारे में। तो इसको हम डील करते हैं अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को। न्यूटन के बेसिकली 3 लॉज हैं जो हमने बड़े डिटेल में डिस्कस करने हैं और हम सारी चीज़ें उनके साथ एफिलिएटेड जो भी हैं हम कोशिश करेंगे वो सारी कवर अप हो जाए आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो डील करता है उन ऑब्जेक्ट्स के साथ जो या तो रेस्ट पे होते हैं या वो मूव कर रहे होते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में। हमारी कंडीशंस होती हैं ये वाली, आपको याद होगा कि हम बेसिकली अपना यूनिफॉर्म मोशन जो है उसको ज़हन में रखते हैं। अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमने डिराइव की थी लास्ट चैप्टर में, आपको याद होगा, हम यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाली कंडीशन लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। उससे होता ही है कि हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड्स आ जाती हैं, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म आ जाता है, हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन से हमारा पाथ ईजी हो जाता है जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। इसलिए हमारे पास ये कंडीशंस जिनकी हम यूज़ करते हैं, इन कंडीशन को यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, हमारी जो फॉर्मुलेशंस हैं वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे जो बात लिखी हुई है उसकी स्टेटमेंट जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ की, पहले हम उसको पढ़ते हैं फिर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट लॉ की? अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन आप देखते हैं। आपके सामने इस वक्त जो भी चीज पड़ी हुई है, सपोज आपके सामने एक चेयर पड़ी हुई है, मैं अगर आपसे पूछूं कि उस चेयर की जो स्टेट है वो क्या है, आप कहोगे चेयर रेस्ट पे है इस वक्त। मैं आपसे पूछूं कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही या कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो क्या उस पे जो है उसकी स्टेट में कोई चेंज आएगा? मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है जो आपके सामने पड़ा हुआ है इस वक्त, वो अगर रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा जब तक आप उसको कंपेल नहीं करते किसी फोर्स को लगा के और वो फोर्स भी अनबैलेंस्ड फोर्स हो या नेट फोर्स हो जो उसकी स्टेट को रेस्ट से मोशन में चेंज कर सके। अब आप कहने शुरू हो जाएंगे कि क्या वर्ड हमने यूज करने शुरू कर दिए, नेट फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसका आंसर बच्चों ये है, सपोज कर लें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे इनिशियली यानी कि चेयर रेस्ट पे है, आप राइट साइड पे एक फोर्स लगाते हो, उस जैसी फोर्स लेफ्ट पे कोई लग रही है तो राइट और लेफ्ट की फोर्सेस अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी यानी कि बराबर होंगी, डायरेक्शन में अगर ऑपोजिट होंगी, जिस तरह टग ऑफ वॉर भी खेलते हो आपको पता है कि अगर एक जैसी फोर्सेस लग रही है वो दोनों साइड से, तो उसका जो रिबन होता है वो किसी जगह पे मूव नहीं करता बल्कि वो स्टैटिक हो जाता है। मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट्स की जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट्स की जो स्टेट है, इनफैक्ट वेदर इट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन, उसको अगर आपने चेंज करना है तो जो फोर्सेज उस पर लग रही हैं वो उनका रिजल्टेंट नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब उनका कोई ना कोई नेट फोर्स आंसर आना चाहिए। नेट फोर्स क्या होती है? नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। यानी कि अगर आपने फोर्स लगाई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उन फोर्सेस का कोई ना कोई सम अगर आ रहा है, सम का मतलब है नॉन जीरो फोर्सेस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है वो फोर्स लगा रहे हैं राइट साइड पे और अगर आपके पास एक और स्टूडेंट है या कोई और बहन भाई है आपका जो लेफ्ट पे फोर्स लगा रहा है, आपकी फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है और जो बहन भाई आपका फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कम है, तो जाहिर सी बात है किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर जाना चाहिए, या दूसरे लफ्जों में किस डायरेक्शन में नेट फोर्स का आंसर आएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है
तो हमारे पास अब ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट या कैंसल आउट नहीं कर सकती। अगर कैंसल आउट नहीं कर सकती, इसका मतलब ये है कि अब उस ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई नेट फोर्स या एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की स्टेट जो रेस्ट वाली है वो चेंज हो जाएगी और वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। तो बच्चों, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगती इसके ऊपर, क्या इसकी स्टेट में कोई चेंज आता? ये मिलियंस ऑफ ईयर्स यहां पर ही पड़ा रहता अगर आपके पास कोई फोर्स एक्सटर्नल या नेट फोर्स एक्सटर्नल ना लग रही थी उसके। एक्सटर्नल का मतलब है बाहर से कोई फोर्स लग रही। तो याद रखें, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारी कॉमन लाइफ ऑब्जर्वेशंस के साथ ही एफिलिएटेड है। मतलब ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं। देखिए ना, आपके पास जो है एयर कंडीशनर लगा हुआ है सामने आपके, वो क्यों नहीं मूव करता, वो क्यों नहीं गिर जाता? क्योंकि वो जो इसकी बैक एंड पे जो प्लेट है, जिसको मेटालिक प्लेट, जो इसका होल्डर है बेसिकली, जिसको आप ब्रैकेट बोलते हैं असल में, उस ब्रैकेट ने इसको होल्ड किया हुआ है, उसने फोर्स लगा के इसको रेस्ट पे रखा हुआ है। तो अब जब तक आप इसको किसी तरीके से सपोज कर लें, आप इसकी ब्रैकेट को पीछे से रिमूव कर देते हैं, तो ये अपनी जगह पे स्टैटिक नहीं रहेगा। क्यों? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड मूव कर जाएगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स इसको मूव करवा देगी। सिमिलरली आपके पास जो गाड़ी खड़ी है गैराज में, वो गाड़ी खड़ी ही रहेगी जब तक आप उसको फोर्स नहीं लगाते थ्रू योर इंजन्स। तो याद रखें, किसी भी चीज की स्टेट को अगर आपने चेंज करना है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करवाना चाह रहे हैं या मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाना चाह रहे हैं, तो लाजमी आपको क्या अप्लाई करनी पड़ेगी? उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो याद रखिए बच्चों, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्वियसली हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट मूव ही करता रहेगा। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा कि सर, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, अगर गाड़ी को ऑफ कर दिया जाए तो वो गाड़ी अल्टीमेटली कुछ देर के बाद क्यों रुक जाती है? या अगर आप बॉल कोई रोल करते हो, फुटबॉल है सपोज, या जो आपके पास होता है टेबल टेनिस बॉल, आप उसको थ्रो करते हो, तो आपने तो थ्रो कर दिया, अनबैलेंस फोर्स लगाई, लेकिन कुछ देर के बाद वो रुक जाता है। हालांकि आप जैसे ही थ्रो कर चुके होते हो, आफ्टर रिलीजिंग एपेरेंटली आपको कोई फोर्स नजर नहीं आ रही, लेकिन बच्चों याद करो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी उस पर लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उसके ऊपर लग रही है। फ्रिक्शन लग रही है अर्थ की वजह से, एयर रेजिस्टेंस भी है, एयर के मॉलिक्यूल्स भी उसके मोशन को अपोज करते हैं। इसका मतलब है अनबैलेंस्ड फोर्सेस या नेट फोर्सेस उस पर लग रही हैं, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली बॉल कुछ देर के बाद जाके रुक जाता है। या अगर गाड़ी चल रही थी और आपने गाड़ी का स्विच ऑफ कर दिया, तो गाड़ी भी चलती रहती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो रुक जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस उसके मोशन को अपोज करती हैं, और अल्टीमेटली उसका जो मोशन है वो रेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आप इस तरह स्टेट ऑफ चेंज कर सकते हैं उसमें। तो याद रखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्लाइड के अंदर, एक तो इसकी स्टेटमेंट जो ब्लू कलर की नजर आ रही है आपको, और एक नेट फोर्स की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मैंने एग्जांपल दे दी कि सपोज कर लें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, लेकिन अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड है। अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब एक साइड पे ज्यादा फोर्स, एक साइड पे कम फोर्स। जाहिर सी बात है, फिर ज्यादा फोर्स की डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगी हमारे पास, उसकी डायरेक्शन ज्यादा फोर्स वाली डायरेक्शन में आएगी, उस तरफ ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश करेगा। अब इसको थोड़ा सा मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो खुद ब खुद मूव नहीं कर सकते, हमने ये देख लिया। मैं एग्जांपल जल्दी से पढ़ लेता हूं। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन्स एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। देखिए ना, जब तक बच्चे का दिल नहीं करेगा वो बुक को नहीं उठाएगा, और ना तो बच्चे का दिल करता है पढ़ने को, ना बुक का दिल करता है कि वो बच्चे के पास चले जाए। बहरहाल बुक का दिल तो करता है, आपका दिल नहीं करता। तो फॉर एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन्स एट रेस्ट। आपके सामने जो बुक खड़ी है वो रेस्ट पे रहेगी जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते, जब तक आप उसको फोर्स लगा के मूव नहीं करवाते। सिमिलरली मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप बाय इटसेल्फ। हमेशा कोई बॉल, जिससे आपके पास मैंने एग्जांपल दी, हमेशा कोई फोर्स होगी जो बॉल के मोशन को जो रोल कर रहा था किसी स्मूथ ग्राउंड पे, तो फ्रिक्शन की वजह से या एयर रेजिस्टेंस जो होती है वो इसके मोशन को अपोज करती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया? जैसे अभी हमने इनर्शिया में भी तो यही कहा था ना कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो ऑब्जेक्ट उसको रेजिस्ट करता है। मतलब अगर आपने एक ट्रक को मूव करवाना है, तो आप उसको अगर धक्का देने की कोशिश करेंगे, और एक साइकिल को अगर आप धक्का देने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास मैस जो है वो स्टेट के चेंज होने को अपोज करता है। जितना ज्यादा मैस उतना ज्यादा इनर्शिया, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, उतनी ज्यादा ऑपोजिशन मिलती है। यानी कि अब यहां पे हम कहते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है
आपके पास एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अगर आप उसकी स्टेट को चेंज करना चाह रहे हो तो जाहिर सी बात है ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको मूव करवाने के लिए। एक कम मैसिव ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास कंपैरेटिवली कम है, तो उसको अगर आपने उसकी स्टेट को चेंज करना है, मूविंग को रेस्ट में करना है या रेस्ट को मूविंग में करना है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए कम फोर्स चाहिए होगी उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जांपल देखें कि पैसेंजर्स स्टैंडिंग इन अ बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट ड्राइवर्स अप्लाई द ब्रेक सडनली। अब देखें ऐसा, इसका क्या मतलब है। देखिए पैसेंजर्स जा रहे हैं बस के अंदर, आप सपोज कर लें उसकी आयल जो होती है, आयल AISLE, कभी देखिएगा सर्च कीजिएगा आयल क्या होती है। बेसिकली जो आपके पास जिसको आप होल्ड करते हो अपने हाथ से वो आयल होती है, यानी कि वो जो सपोर्ट होती है, या जो सीढ़ियों के साथ लेफ्ट साइड पे या राइट पे जो आप सपोर्ट देते हैं उसको आयल बोलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो है पैसेंजर्स जो है अगर वो बस में जा रहे हैं सपोज करने, या आप चले गाड़ी में जा रहे हैं, दोनों केसेस वैलिड है अपनी जगह पे। अब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, अचानक ड्राइवर ने क्या किया, गाड़ी जो चला रहा था उसने ब्रेक्स अप्लाई की, आपकी बॉडी यानी कि गाड़ी की आपने स्टेट चेंज करने की कोशिश की है ना, क्या गाड़ी सडनली रुक जाती है? नहीं। जब आप ब्रेक लगाते हो वो एक ब्रेकिंग डिस्टेंस कवर करता है, मतलब उसकी वेलोसिटी जो थी उसको जीरो करने में एक तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा और कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यानी कि उस गाड़ी को कुछ ना कुछ डिस्टेंस चाहिए होगा ताकि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को रेस्ट पे ला सके। इसी तरह जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं आपने ऑब्जर्व किया होगा, बल्कि ऑब्जर्व अपने आप को करवाइएगा अगली बार, कि जब आप रुके होते हैं, सपोज अगर आप अचानक से पेडलिंग करते हैं, रेस्ट पे थे आप, अचानक से आपने पेडलिंग की यानी कि ज़्यादा फोर्स के साथ आपने मूव करवाने की कोशिश की गाड़ी को, तो आप जो है वो पीछे की तरफ झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? पीछे की तरफ गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? उसकी रीज़न ये है कि आपकी बॉडी ने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज होने से अपोज किया, वो वहां ही रहना चाहती है जहां पे वो थी, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रहना चाहती है, मतलब बैकवर्ड पोजीशन आपकी इनिशियल वाली जो थी जहां पे आप रेस्ट पे थे वहां रहना चाहती है, तो वो अपोज करती है इसको, तो आप पीछे की तरफ गिरते हो। सिमिलरली अगर आप चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाते हैं तो आप सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं? क्योंकि जब आप चलती हुई गाड़ी में जाओगे इनर्शिया आपको आगे की तरफ गिराने की कोशिश करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? जब आप आगे की तरफ चल रहे हो आपका इनर्शिया, आपका जो ऑब्जेक्ट यानी खुद आप जो है आप मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब आपने ब्रेक लगाई यानी कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से गुरेज कर रहे हैं, यानी कि आप अपने आप को रोकना चाह रहे हैं, आप अपोज करना चाह रहे हैं। होगा क्या इस केस में बच्चों, जब आपने ब्रेक लगाई तो होगा ये कि आपके पास जो बॉडी है आपकी, चूंकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी, उसका मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, आपने ब्रेक लगाई, आप उसको जो है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, स्टिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसको एकदम स्टिल नहीं करता, इनर्शिया पहले अपना रोल प्ले करता है, वो इसको अपोज करता है, मतलब कि वो अपने आप को यानी कि बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करवाने की कोशिश करता है, तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं। अगर आपने सीट बेल्ट ना बांधी हो, कभी देखिएगा जो छोटे बच्चे खासतौर पे होते हैं उनका मास चूंकि कम होता है ना, उनका इनर्शिया कम होता है, वो जब ब्रेक आप अचानक लगाते हो ना वो डैशबोर्ड के ऊपर जाके हिट करते हैं। और अगर आप अपनी बात करें, आपका मास कंपैरेटिवली छोटे बच्चों के मुकाबले में, ऑब्वियसली मैं टॉडलर्स की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे बच्चे क्लास 5 और 6 की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ रख के देख लो, अपनी कॉइन कोई रख रहे हैं आप डैशबोर्ड के ऊपर या सीट के ऊपर, और अचानक से आप ब्रेक लगाएं, और ऑब्वियसली किसी खुली जगह पे ये नहीं कि आप किसी पब्लिक एरिया में काम करें, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। वैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया ऑलरेडी ग्लास वाली जो आप पढ़ के आए हो, कार्डबोर्ड वाली, कि ग्लास के ऊपर आप कवर कर दो किसी कार्डबोर्ड से, और या ग्लास का जो भी कवर भी मिलता है जिससे आप कप्स का कवर मिलता है, तो आप उसको ऊपर से जब मूव करवाते हो तो कॉइन नीचे गिर जाता है, क्योंकि इनर्शिया यानी कि उसको अपोज करता है स्टेट ऑफ चेंज को होने में। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत सारी एग्जांपल मैंने दे दी, आपने एग्जांपल पढ़ भी लेनी है अपने तौर पे। बस की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न, सपोज आपकी बस स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, अचानक वो राइट मुड़ जाता है। जब वो राइट मुड़ेगा ना तो आप किस तरफ गिरने की कोशिश करोगे? इमेजिन करो जरा, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं या बस में बैठे हुए हैं, आपने एक शार्प टर्न लिया, आप राइट मुड़ गए सपोज। जब आप राइट मुड़ोगे ना, अब आप किस तरफ गिरने की कोशिश करोगे? आप लेफ्ट साइड पे, असल में आप लेफ्ट साइड पे नहीं गिर रहे होगे, आप उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करते हो जिस डायरेक्शन में आप पहले जा रहे थे, यानी कि स्ट्रेट लाइन में। तो आपकी कौन सी साइड बनेगी? लेफ्ट वाला जो मिरर होगा ना, लेफ्ट वाला जो ग्लास होगा बेसिकली दरवाजे के ऊपर जो लगा होता है, उस साइड पे गिरने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे इनर्शिया की वजह से ऐसा है, क्योंकि आप जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे, इनर्शिया फॉरवर्ड में ही रखने की कोशिश करता है आपको। वो अलग बात है कि जो बस की फोर्स है जिसने उसको टर्न करवाया वो डोमिनेट कर जाती है, फिर वो अपने आप को अलाइन कर लेता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने आपको टर्न किया होता है। तो बहुत सारी एग्जांपल्स आप इसको देख सकते हैं बाद में। अगली आखिरी बात जो हम करेंगे
इन अ नटशेल हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कीप ऑन डूइंग व्हाट दे वांट टू डू। ऑब्जेक्ट्स वही करते हैं जो उनका दिल करता है। ऑब्जेक्ट्स वही करते हैं जो उनका दिल करता है। देखें, आपका पढ़ने का दिल नहीं करता, आपका दिल करता खेलते रहें, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको कंपेल नहीं करती। पेरेंट्स आपको कंपेल नहीं करते, पेपर्स आपको कंपेल नहीं करते, एग्जाम्स आपको कंपेल नहीं करते, तब तक आप खेलते रहते, तब तक आप नॉन सीरियस एटीट्यूड रखते। आप तो खैर अच्छे बच्चे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं ये करता था। ठीक है, समराइजिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऑब्जेक्ट्स कीप ऑन डूइंग व्हाट दे वांट टू डू। ऑब्वियसली ये कोई स्टेटमेंट आप एग्जाम में लिखोगे, मैं सिर्फ समझाने के तौर पे मैंने समराइज किया है। स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली पहले मेंशन कर दी थी मैंने, वो आपने इसको देख लें दोबारा से, आपने प्रॉपर स्टेटमेंट एग्जाम में लिखनी होती है। ये तो था हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब हम बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में, यानी कि ये हमें फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इसको हम बात बना के देख लेते हैं क्यों बोलते हैं। अब न्यूटन सेकेंड लॉ किसके साथ डील करता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई नेट फोर्स लग रही होती है, न्यूटन सेकेंड लॉ तब वैलिड होगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि न्यूटन सेकेंड लॉ हमारे पास डील करता है उन सिचुएशंस के साथ जब कोई ना कोई नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही होती है। मतलब जो मैंने अभी आपको अनबैलेंस्ड फोर्सेस वाली एग्जांपल दी थी, कोई आपके पास चेयर है, आप उस पर एक साइड पे ज्यादा फोर्स लगाओ, दूसरी साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में कम फोर्स लगाओ, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगी, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगी? ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रही है वो माइनस होके, मतलब आप सपोज कर लो राइट पे आप फोर्स लगा रहे हो, अभी आपने फोर्स का जो कि यूनिट नहीं पढ़ा हुआ, एट द एंड अभी आपको ये बात समझ आ जाएगी। फोर्स का यूनिट वैसे न्यूटन होता है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन फोर्स लगाते हो राइट साइड पे और एक पे लगाते हो 5 न्यूटन, एट द एंड मैं दोबारा रिपीट करूं, आपको समझ आ जाएगी न्यूटन क्या होता है। 10 लगाओ और 5 लगाओ ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट रिजल्टेंट कितना आएगा? 10 माइनस 5, 5 रह जाएगा, और 5 किस डायरेक्शन में होगा? 10 वाली डायरेक्शन में होगा। अभी हम इसको बाद में समझ भी लेते हैं। अब देखिएगा स्टेटमेंट क्या है इसकी। न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, यानी कि व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी या व्हेन अ नॉन जीरो फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। अब याद करो किसका चैप्टर, पिछला चैप्टर। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब आपने रुकी हुई चेयर, यानी कि जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब आपने उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई, यानी कि नेट फोर्स लगाई या नॉन जीरो फोर्स लगाई, उसकी वजह से होगा क्या? जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में ये जो चेयर है या जो सोफा है वो चलने शुरू हो जाएगा। अब जब वो चलने शुरू होगा उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। पहले वो रुका हुआ था, अब वो चलने शुरू हो गया, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन। तो ये वही वाला एक्सेलरेशन है। और किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है ना, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। जैसे मैंने बताया अभी, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। याद रखो बच्चों, एक्सेलरेशन और फोर्स हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अब वो कहते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट में आपने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है ना, वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब फिजिक्स में क्या है, इसको आप गौर से समझ लें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक चीज दूसरी चीज के साथ जब आप कंपैरिजन करते हो ना उसका, तो आप कहते हो या तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले तो प्रोपोर्शंस को समझें। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? प्रोपोर्शन से निकला है। इसका मतलब ये होता है प्रोपोर्शन का कि एक चीज आपने बढ़ाई या कम की, तो इसका ताल्लुक चूंकि दूसरी चीज के साथ है। जैसे अभी फोर्स का ताल्लुक, फोर्स ने क्या किया है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है। इसका मतलब है फोर्स और एक्सेलरेशन यहां पे आपस में रिलेट कर दिए गए, और जिस ऑब्जेक्ट पे आपने ये फोर्स और एक्सेलरेशन की वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं उसका अपना कोई मास भी है, यानी कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है इसका एक ताल्लुक फोर्स के साथ बनेगा, एक ताल्लुक इसका मास के साथ बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेम अमाउंट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स पेंसिल पे लगाएं, सेम अमाउंट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स सोफे पे लगाएं, सेम अमाउंट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स ट्रक पे लगाएं, तो क्या सारों का एक जैसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सबसे कम मैसिव है, जो लाइटर ऑब्जेक्ट है, वो आपके पास सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन वाला होना चाहिए। कॉमन ऑब्जर्वेशन, सोफा उससे कंपैरेटिवली कम एक्सेलरेशन वाला होगा, ट्रक में सबसे कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। कहने का मतलब है जब दो फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन पढ़ना होता है तो उसमें या तो डायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं या उसका इनवर्स रिलेशन।
यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड यानी कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जाहिर सी बात है, आप जितनी ज्यादा अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा फास्ट चेंज आएगा, सॉरी उतनी ज्यादा फास्ट मूव करेगा वो ऑब्जेक्ट, यानी कि उतना ज्यादा चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगा, उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और आप जितनी कम फोर्स लगाओगे उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है फोर्स को बढ़ाने से एक्सेलरेशन बढ़ता है, फोर्स को कम करने से एक्सेलरेशन कम होता है। इस रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़े, एक चीज कम करने से दूसरी चीज कम हो, इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब पैसा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी खरीद के ऊपर, मतलब आपकी बाइंग एबिलिटी, चीजों को खरीदने की एबिलिटी बढ़ जाती है जितना ज्यादा पैसा होता है। जितना कम पैसा होता है उतनी कम एबिलिटी होती है चीजों को खरीदने की। तो इस बात को याद रखना है, डायरेक्ट रिलेशन का यह मतलब होता है। अच्छा, अब हमने कहा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा मैसिव है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना उतना ही मुश्किल है, यानी कि उसमें वेलोसिटी में चेंज लाना उतना ही मुश्किल होता है। अब ये जो दो बातें हमने की हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे, फिर मैंने कि मैथमेटिकल टर्म्स में लिखेंगे। अब सपोज कर लें किसी फोर्स ने कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है किसी ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास होगा, फोर्स को यानी कि उस मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट के मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, जो फोर्स उस पर लग रही है उसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल्स याद रखते हैं। और उसकी वजह से अगर सपोज कर ले हमने कहा कि ये फोर्स एक अनबैलेंस्ड या नेट फोर्स है या नॉन जीरो फोर्स है, जिसकी वजह से इस मैसिव ऑब्जेक्ट में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो उस एक्सेलरेशन को हमने A से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप देखो कि हमने अभी क्या कहा था, अब हमने कहा था A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो ये सिंबल देख लीजिए बच्चों, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी फर्स्ट, जहां मेरा पॉइंटर भी मूव कर रहा है इसको देखिएगा। ये आपके पास A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स लिखने का मेथड है। एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ेगी और एग्जैक्ट अमाउंट में एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, नॉट अमाउंट, एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में। अगर आपने एक्सेलरेशन 1 टाइम्स किया है तो फोर्स भी 1 टाइम्स ही बढ़ेगी। अगर एक्सेलरेशन 2 टाइम्स कर दिया आपने, फोर्स भी 2 टाइम्स हो जाएगी। ये बात याद रखनी है, मैंने टाइम्स की बात की है, मैंने ये नहीं कहा कि एक्सेलरेशन और फोर्स की वैल्यू सेम हो जाएगी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा है एक्सेलरेशन को बढ़ाने से फोर्स उसी तरह बढ़ता है। मतलब अगर पहले एक्सेलरेशन 0 था, बाद में एक्सेलरेशन 2 हो गया, फोर्स आपके पास, ये चले इसको बाद में हम देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ताकि आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ मैं कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन को बढ़ाने से फोर्स उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती है। अगर आपने 3 टाइम्स फोर्स बढ़ाई है, 3 टाइम्स ही एक्सेलरेशन में चेंज आएगा। ठीक हो गया। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये दूसरी बात हमने लिखी थी। इसको लिखने का तरीका क्या, याद रखो बच्चों, जब कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइन उसका यही वाला होता है, यानी कि ये वाला सिंबल जो आपके सामने बना हुआ है। लेकिन इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय दैट थिंग, यानी कि मास के साथ एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसको 1 से डिवाइड कर देते होते हैं। कहने का मतलब है इसको रेसिप्रोकल में लिखते होते हैं। जब कोई चीज रेसिप्रोकल में लिखी जाए और इसको कंपैरिजन किया जाए किसी दूसरी चीज के साथ जो न्यूमरेटर में है, फॉर एग्जांपल a जो है और 1/m है, तो एक्सेलरेशन का जो मास के साथ रिलेशन है वो है इनवर्स रिलेशन, यानी कि रेसिप्रोकल है। ये रेसिप्रोकल किसका है, मास का है। तो यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से ये पता चलता है एक्सेलरेशन बढ़ाने से मास का उल्टा बिहेवियर होगा, यानी कि मास डिक्रीज कर देगा। एक्सेलरेशन कम करने से मास इंक्रीज हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में मास जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा, मास जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा, मास जितना कम होगा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना उतना आसान हो जाएगा। जब हमने ये 2 फैक्टर्स लिखे, अब हमने इनको इक्वेशन बनानी है। ये पहले हमने फैक्टर्स को रिलेशन पढ़ लिया, A is now डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m, बजाय अलग अलग लिखने के हमने कंबाइन कर दिया F/m। यहां से अब क्या करना होता है, फिजिक्स में याद रखो बच्चों, ये फॉर्मूला अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, m को a के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना, F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो देंगे m और a, m को मल्टीप्लाई कर दिया a के साथ जाके, तो ये बन गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब ये है कि फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी मैसिव ऑब्जेक्ट पे ताकि उसमें क्या प्रोड्यूस हो, ज्यादा एक्सेलरेशन, या दूसरे लफ्जों में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है उस ऑब्जेक्ट पे जिसका मास ज्यादा होता है। उसके बाद ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है अगर आप ज्यादा एक्सेलरेशन में प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं इसमें,
अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्वायर करना चाह रहे हैं, यानी कि ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगानी पड़ेगी। अब फिजिक्स में याद रखो बच्चों एक चीज़ है, वो ये है, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ये सारे साइन कौन से प्रोपोर्शनैलिटी वाले हैं, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, हमने बात कर ली है पहले। जब आपने ये साइन रिमूव करना होता है ना, तो आप इसकी जगह इक्वल टू, यानी कि आप इक्वेशन बनाना चाहते हो ना, आप चाहते हो कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म हो, हम इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिखें, तो इक्वल टू का साइन आ जाता है, F इज इक्वल टू KMA बन जाएगा। अब ये K कहां से आ गया, आप ये परेशान हो गए होंगे इस बारे में। याद रखो जब भी फिजिकल इक्वेशन बनानी होती है और हम जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं, उसकी जगह एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखना पड़ता है। प्रोपोर्शन की साइन की जगह प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखना पड़ता है। कांस्टेंट का मतलब है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो पुटिंग K एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वी गेट, इसकी जगह हमने यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल टू लिख दिया और साथ K लिख दिया। M तो वैसे ही था फार्मूले में, F इज इक्वल टू KMA। अब SI यूनिट्स में यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में ये जो K की वैल्यू है ना, ये होती है 1, यानी कि आप K की जगह क्या लिख सकते हो 1। क्यों होती है आप इसकी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, आप सिर्फ याद रखोगे इस चीज को, वैल्यू ऑफ K इज 1 और F इज इक्वल टू M इंटू A। इसकी मैं थोड़ी सी लॉजिक समझाने की कोशिश करूंगा कि K की वैल्यू 1 क्यों होती है बाद में। अब F इज इक्वल टू MA बनने का फॉर्मूला, जब हम K को 1 पुट करोगे तो 1 इंटू M में जब भी कोई चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है तो 1 ही रहती है। तो हमारे पास यहाँ पे इन SI यूनिट्स द वैल्यू ऑफ K कम्स टू आउट टू बी 1, thus इक्वेशन 3.2 बिकम्स F इज इक्वल टू MA। यहाँ पे हमारे पास फिर F इज इक्वल टू MA फॉर्मूला बन गया जो न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमें किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बारे में। स्पेसिफिकली हमें ये फोर्स को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला मिल गया है, मेथड मिल गया है, ये हम लिख लिया इक्वेशन नंबर 3.3। वो अलग बात है, इस फॉर्मूले से मास भी फाइंड किया जा सकता है प्रोवाइडेड अगर फोर्स और एक्सेलरेशन गिवन हो। क्या बनेगा, M इज इक्वल टू F बाई A। यहाँ से हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड किया जा सकता है अगर हमें F और M गिवन हो। कैसे आएगा, A इज इक्वल टू F बाई M। जिस टाइम हमने याद होगा ना आपको कि जब मैंने वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम हमने कहा था स्पीड को, तो हमने कहा था कि इसको हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, टाइम फाइंड करने के लिए भी। या मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन जो भी होती है उसमें हमेशा 2 फैक्टर्स हमें नोन होते हैं, एक अननोन होता है, तीसरा जो अननोन होता है वो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो F इज इक्वल टू MA में हमारे पास ये सारी चीज़ें पता लग सकती हैं। ये फॉर्मूला वैसे फोर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये बात याद रखिएगा। अब फोर्स चूंकि अब एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमने मेजर करनी होती है, मेजर कैसे करते हैं उसके लिए भी एक डिवाइस है, वो भी पढ़ेंगे हम, और मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो यानी कि फोर्स चूंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी वाली है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। बिकॉज अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों होगी, अब इसको समझे जरा। मैं अगर आपसे कहूं कि फोर्स लगाओ चेयर के ऊपर, क्या आप जाके उठ के फोर्स लगाना शुरू कर देंगे? आप पूछेंगे सर किस डायरेक्शन में, राइट पे, लेफ्ट पे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, किस डायरेक्शन में? तो फोर्स को क्या चाहिए फिर, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। यानी कि विदाउट डायरेक्शन यू आर हैविंग एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट कि फोर्स लगाओ। ठीक है, डायरेक्शन स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो अब जब आप डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दोगे, या दूसरे लफ्जों में फोर्स को अगर डायरेक्शन चाहिए कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए, इट मींस दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम सबसे पहले यूनिट्स फाइंड करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्शन की बात करेंगे फोर्स की। यूनिट्स ऑफ फोर्स बाय सेकंड लॉ, जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक करेंगे, वो क्या है? SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब यहाँ पे न्यूटन जो है असल में साइंटिस्ट के नाम पे ही इसका यूनिट का नाम है, लेकिन बच्चों याद रखो ये SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन जब हम लिख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि SI यूनिट ऑफ फोर्स इज साइंटिस्ट का नाम। ये किसका यूनिट है? ये फोर्स का यूनिट है। ये साइंटिस्ट का नाम पे तो है, लेकिन दिस इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, इट इज नॉट द नेम ऑफ एन पर्सन बेसिकली। तो न्यूटन जो है, फिर हमने इसको क्या लिखा है, आप कन्वेंशंस यानी कि आप रूल्स पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में जाके, न्यूटन का जब हम किसी भी साइंटिस्ट का नाम यूज करते हैं ना, तो उसका जो टोटल जब हम नाम लिखते हैं उसका, फॉर एग्जांपल न्यूटन पूरा लिख रहे हैं, तो उसमें हम सारे सिंबल्स यूजुअली स्मॉल लिखते हैं। वैसे तो आप यानी कि बाय रूल्स आप स्मॉल लिखते हो। यूजुअली वैसे क्या होता है, आप अपना नाम लिखते हो कैपिटल लेटर लिखते हो फर्स्ट वाला, बाकी सारे स्मॉल लिखते हो। ऐसा यहाँ पे नहीं करना। लेकिन जब इसका सिंबल लिखोगे ना, आप उसका सिंबल कैपिटल N लिखोगे न्यूटन का, बिकॉज वो भी रूल है, वो आप जाके आगे पढ़ोगे। अब फॉर इंस्टेंस आप याद रखो, फोर्स का यूनिट न्यूटन है और इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझ लें।
व्हाट इज 1 न्यूटन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स कब लगती है। जिससे हमने पहले पढ़ा था ना 1 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट अगर 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हम कहेंगे उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे 1 न्यूटन फोर्स का मतलब क्या है। अब आप देखो कि F इक्वल टू एम में हम पढ़ के आए हैं, हम यहाँ पे कहेंगे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे जिसका मास अब कितना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 किलोग्राम है, 1 केजी नजर आ रहा है लिखा हुआ, मेरा पॉइंटर जहाँ पे देखिए मूव कर रहा है, ये 1 न्यूटन फोर्स किसका यूनिट है, फोर्स सॉरी किसका यूनिट है, न्यूटन फोर्स का। फोर्स की जगह क्या लिखा है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स कब कंप्लीट होती है, 1 न्यूटन फोर्स इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे जिसका मास 1 किलोग्राम है उस पे फोर्स लगाओ, उस फोर्स लगने की वजह से उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगी है, 1 न्यूटन। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर आपके पास 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, आप उस पे फोर्स लगाओ, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड आप फाइंड करना चाह रहे हो, अगर उस ऑब्जेक्ट में जिसका मास 1 किलोग्राम है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम ये बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगी है, 1 न्यूटन फोर्स लगी है। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब दोबारा इसको सुनिएगा, अगर नहीं आई रिवाइंड करके, कि जब एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 किलोग्राम है उसकी वजह से फोर्स लगने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन का जो चेंज है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ऐसे फोर्स को हम 1 न्यूटन फोर्स कहते हैं। इसका मतलब है 2 न्यूटन फोर्स क्या होगी, इसको सोचना है आपने जरा। अब हमारे पास जो है वो ये तो आ गई 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में हमने पढ़ा, ये मैथमेटिकल फॉर्म थी इसकी, तो ये 1 इंटू 1 1 बन जाएगा, तो 1 किलोग्राम इंटू मीटर सेकंड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। दूसरे लफ्जों में 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिखा हुआ है आपके सामने, यानी कि ये आपको डिराइव या पता होना चाहिए कि किस तरह से 1 न्यूटन बनता है। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, इसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस लॉ ने हमें यह बताया कि अगर कोई अनबैलेंस फोर्स कहीं पे लगती है उसकी वेलोसिटी में चेंज आ सकता है। अगर वो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है तो वो रुका हुआ ऑब्जेक्ट मूव करने शुरू कर देगा। अगर अनबैलेंस फोर्स आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगाओगे ना बच्चों, उसकी वेलोसिटी भी कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। मतलब सपोज कर लें, आपको स्विंग वाली एग्जांपल मैं देता हूं, जब आप पार्क्स में जाते हो आप स्विंग लेते हो, कोई बैक साइड से अगर फोर्स लगा रहा है, आप पहले से मूव कर रहे हो, बैक साइड से कोई आपकी फोर्स आके लगाता है, आपको पुश करता है फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करने से आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ गई। क्या प्रोड्यूस हुआ, वेलोसिटी में चेंज आ गया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। सिमिलरली अगर उसने आपको पुश करने की बजाय होल्ड करने की कोशिश की या पुल करने की कोशिश की, तब क्या होगा, तब उसमें आप वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, आप रेस्ट पे आने की कोशिश करोगे, मतलब उसने आपको रोकने की कोशिश की है, तब भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना। इसका मतलब है क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो याद रखो बच्चों कि हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, बिकॉज हमें ये एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स प्राइमरीली द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है ना F में, वहां से असल में हमें फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। यानी कि प्राइमरीली का वर्ड मैंने यूज किया, मैंने ये नहीं कहा कि एक्सेलरेशन के बारे में बताता ही नहीं हमें, फार्मूला बताता है, लेकिन मेन फोर्स का फार्मूला F में है। तो डायरेक्शन की बात अगर करें दोबारा से हम, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, इस बात को जहन में रखना है। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन आएगा, दोनों केसेस में जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, इस बात को जहन में रखना है। अब हम बात करते हैं एक अगले कॉन्सेप्ट की, जिसको हम मास एंड वेट बोलते हैं। अब आम आदमी यानी कि एक लेमैन जब मास और वेट की बात करता है तो हम इसको एक जैसा समझ लेते हैं। मास और वेट एक जैसा नहीं होते बच्चों, ये बात को ध्यान में रखना है। मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। मास और वेट अलग अलग चीजें कैसे हैं, पहली बात ये मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करनी है। फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अब आपने जब मास और वेट की बात करनी है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट मास एंड वेट आर नॉट द सेम थिंग्स, दे आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, वो अलग बात है कि आपस में रिलेटेड जरूर हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। अगर एक जैसे नहीं है तो ये एक जैसी यूनिट्स नहीं एक्वायर कर सकते, इस बात को ध्यान में रखना है। इसको हम पढ़ते हैं, दे आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज। क्या मतलब है जी, मास और वेट क्या है, मैंने यहाँ पे डिफरेंस ही डायरेक्ट लिख दी है।
देखिए मैस होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब एक खाली ग्लास है, एक भरा हुआ ग्लास है, किसकी क्वांटिटी ज्यादा है? जो आपके पास भरा हुआ ग्लास है आप कहोगे उसका मैस ज्यादा है। एक टीसीएस का बॉक्स है, खाली एक भरा हुआ है, किसका मैस ज्यादा है? किसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा है? मैटर क्या होता है? सॉलिड लिक्विड गैस, किस में सॉलिड ज्यादा आया हुआ है? टीसीएस का फुल बॉक्स, उसमें ज्यादा सॉलिड आ सकते हैं, ज्यादा लिक्विड आ सकते हैं। याद रखो कि हमारे पास मैस जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, ठीक हो गया। वेट क्या होता है? वेट असल में फोर्स है। कौन सी फोर्स है? याद रखें वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी असल में, या फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट। मतलब हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 में फ्री फॉल मोशन में कि अर्थ पुल कर रही है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ, ठीक हो गया। अब उसका फार्मूला फिर क्या बनेगा, यानी कि वेट का फार्मूला क्या बनेगा? F इज इक्वल टू एम ए पढ़ा हुआ है ना आपने। वेट भी फोर्स है, वेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और M और A में M तो मैस होगा ऑब्जेक्ट का, लेकिन अर्थ हमें जिस फोर्स से पुल कर रही है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी का एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास वो क्या बन जाता है? F इज इक्वल टू एम ए, आप देखो 5th पॉइंट लिखा हुआ है, W इज इक्वल टू एम जी बन जाता है। W फोर्स की जगह लिख दिया, यानी कि इसका मतलब है वेट जो है उसका वही यूनिट होगा जो हमारे पास फोर्स का यूनिट है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब एम ए लिखा हुआ है F इज इक्वल टू एम ए में, तो W इज इक्वल टू एम जी लिख दिया। A की जगह G क्यों लिखा है? बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो पुल है उसको हम बोल रहे हैं वेट, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, W इज इक्वल टू एम जी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। सेकंड पॉइंट पढ़ें, इट डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस। मैस जो है, अगर आपके पास कोई बॉल है, आप उसको ऑस्ट्रेलिया ले जाए, पाकिस्तान ले जाए, दुबई ले जाए, जितना मर्जी ले जाए, उसको यूनिवर्स में कहीं पे भी ले जाए, उसका मैस चेंज नहीं होने वाला, उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होने वाली, वो एक जैसा रहता है। लेकिन जो वेट होता है ना बच्चों, याद रखना कि वेट एक जैसा नहीं रहता। मतलब वेट एक जैसा क्यों नहीं रहता? W इज इक्वल टू एम जी वाले फार्मूले में M तो सेम है, मैस तो सेम है, लेकिन G जो है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। हम जाके चैप्टर 5 में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी समझने के लिए इतना याद रखो। G जो होता है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये वेरी करता है विद हाइट और एल्टीट्यूड्स। मतलब कोई ऐसा शहर या मुल्क है जहां पे एक सी लेवल होता है, यानी ग्राउंड लेवल होता है, एक होता है हायर लेवल। जो सी लेवल होता है ना, वहां पे ग्रेविटी स्ट्रांग होती है। मतलब कराची फॉर एग्जांपल, वहां पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। K2 पे, मरी में, इस्लामाबाद वगैरह में, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वहां पे G की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है। माउंट एवरेस्ट पे और कम हो जाएगी। जितना हाइट पे जाओगे उतनी कम हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ वीक होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ वीक होने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वीक हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। फॉर इंस्टेंस, आपने क्या पढ़ा हुआ है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की है। जब आप मून पे जाते हो ना, मून भी अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ, जिस तरह अर्थ अट्रैक्ट करता है। यानी कि मून की भी ग्रेविटी होती है। मून की ग्रेविटी अर्थ से 6 टाइम्स कम है, यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी 6 टाइम्स कम होगा। मैंने अभी क्या बताया था कुछ देर पहले, जो एक्सेलरेशन का बिहेवियर होता है वही फोर्स का बिहेवियर होता है, डायरेक्ट रिलेशन है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी 6 टाइम्स कम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 6 टाइम्स कम। कहां पे? मून के ऊपर। तो जब आप W इक्वल टू एम जी वाले फॉर्मूले से किसी मैस का वेट निकालोगे, मतलब आपसे गिवन है 1 किलोग्राम मैस, आप उसका वेट फाइंड आउट करो ना अर्थ के ऊपर, तो 1 इंटू 10 न्यूटन आंसर आ जाएगा, क्योंकि W इक्वल टू एम जी यूज करना है ना। मैस 1 पुट किया, G की वैल्यू 10 पुट की, 10 न्यूटन आंसर आ जाएगा। जब आप W इक्वल टू एम जी लगाओगे मून के ऊपर जाके, तो W इक्वल टू एम जी में M तो वही है 1 किलोग्राम है, लेकिन G क्या है? 1.6, तो 1.6 न्यूटन रह जाएगा आंसर। क्या हुआ? वेट चेंज हो गया। वेट यूनिवर्स में प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, बिकॉज यूनिवर्स में ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वेरी करता है। इस बात को ध्यान में रखना। सो मैस इज कांस्टेंट, वेट इज नॉट कांस्टेंट। समझ आ गई बात की? पॉइंट नंबर 3, इट इज मेजर्ड बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैसेज यूजिंग अ बीम बैलेंस। आपको पता है बड़े अच्छे तरीके से कि जो आपके पास मैस होता है, आप जब जाते हो तराजू, जब कोई यूज करता है, कोई फ्रूट शॉप वाला कीपर या फ्रूट सेलर, वो एक तराजू में एक स्टैंडर्ड मैस रखता है 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का, और वो आपको मेजर करके दे देता है उसके अगेंस्ट एप्पल्स को। मतलब उसने एक स्टैंडर्ड रखा है एक साइड पे और एक एप्पल्स रख दिए। जब तक स्टैंडर्ड के बराबर तराजू नहीं हो जाएगा, दोनों पैन उसके बराबर नहीं हो जाएंगे। मतलब इनिशियली क्या होगा, जब आप 3 किलोग्राम स्टोन रखोगे ना एक साइड पे, तो उसका जो पैन है वो एक साइड पे झुक जाएगा। फिर आपने एप्पल्स डालने शुरू किए, 3 किलोग्राम में आपको एप्पल्स चाहिए थे। जब तक वो दोनों पैन आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे, तब तक वो मेजर करता रहेगा, यानी कि एप्पल्स को डालता रहेगा। जब दोनों पैन लेवल पे आ जाएंगे, वो उसमें एप्पल्स डालना छोड़ देगा, तो आपने मैस को मेजर कर लिया।
यानी कि 3 किलोग्राम मास ऑफ द स्टोन और 15 to 20 एप्पल्स जो लेफ्ट साइड पे रखे हैं उन दोनों साइड्स का मास बराबर है, उतने एप्पल्स का मास उस 1 किलोग्राम, बल्कि 20 एप्पल्स नहीं आएंगे, 4-5 एप्पल आएंगे, सॉरी 3-4 किलोग्राम के लिए आपके पास 20 एप्पल आएंगे, सॉरी गलती होगी मेरे से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, मैथ स्केलर क्वांटिटी है, मैथ्स को कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, मतलब ये तो नहीं कहते ना 1 किलोग्राम एप्पल्स डाल दो साउथ डायरेक्शन में, ये तो नहीं बोलते। लेकिन जो हमारे पास वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज वो एक फोर्स है। फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही है इस केस में? क्योंकि वेट असल में अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है, तो हमारे पास कैसे अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है चैप्टर 5 में आप डिटेल में डिस्कस करोगे। WG असल में अर्थ की पुल है किसी भी दूसरे मास के ऊपर, मतलब हमारा जो वेट होता है असल में फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है, तो हमारे पास यहाँ पे वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा, यानी कि डायरेक्शन होगी कोई ना कोई इसकी। और फिफ्थ पॉइंट, मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, अच्छा ये गलती हो गई थी यहाँ पे, इसको F इज इक्वल टू F/A करते हैं, इसको अभी हम करेक्ट कर ही देते हैं। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास A, तो M मास की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है इस तरह से F/A वाले फार्मूले से, या M की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है W/G, यानी कि W/mg वाले फार्मूले को अरेंज किया। फिफ्थ पॉइंट क्या था वेट का, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है W/mg वाले फार्मूले से, पहले मैं समझा चुका हूँ। सिक्स पॉइंट देखें, मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम है, आप पढ़ चुके हो चैप्टर 1 में। वेट का क्या होगा, जो फोर्स का यूनिट है वही वेट का यूनिट है, न्यूटन होगा इस केस में। तो ये हमारे पास था डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें बेसिकली ये बताता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप सपोज कर लें, एक्सपेरिमेंट जरा करें, अगर आप फोर्स एक्सर्ट करते हो वॉल पे, मतलब आप इसको पुश करने की कोशिश करो वॉल को, तो आप जब फोर्स लगाओगे तो आपके हाथ को भी हर्ट, यानी कि आपका हाथ हर्ट करेगा, आपके हाथ पे भी फोर्स लगेगी, आपको फील होगा कि आपके ऊपर फोर्स लग रही है। हालांकि आपने फोर्स लगाई थी दीवार पे, दीवार ने तो आपके ऊपर फोर्स लगाई है, मतलब आपको अंडरस्टैंड करो इस चीज को दोबारा से, असल में तो आप फोर्स लगा रहे थे वॉल पे। आपको क्यों पेन फील हो रहा है? क्योंकि वॉल भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है। यही न्यूटन थर्ड लॉ है। इसी ऑब्जर्वेशन को न्यूटन ने लॉ में कन्वर्ट कर दिया। मतलब उसने ये बताया कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, यू एक्सर्ट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। वो भी चुप नहीं बैठेगा दूसरा ऑब्जेक्ट, वो भी आप पे फोर्स लगाएगा। इसीलिए जब आप सपोज कर लें कोई हार्ड चीज, सपोज आप मुक्का मारते हैं ना दीवार को, तो आपको भी फिर हर्ट होता है ज्यादा, आप सिर्फ उंगली रखोगे कम दर्द होगा। अगर आप मुक्का मारने की कोशिश करोगे दीवार पे, वो भी आपको फिर हर्ट करेगा। यानी कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। अब एक्शन और रिएक्शन क्या है, इसको दोबारा सुन लें। एक्शन वो फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी पे एक्सर्ट की है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑब्जेक्ट ए हैं, आपका हाथ ऑब्जेक्ट ए है, वॉल ऑब्जेक्ट बी है। अगर आप ए, यानी कि ए जो है वो एक्सर्ट करता है फोर्स ऑन बी, तो बी इन रिटर्न भी एक्सर्ट करेगा फोर्स किसके ऊपर? ए के ऊपर। एक को हम बोलेंगे एक्शन, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, दैट इज कॉल्ड रिएक्शनल फोर्स। एंड रिमेंबर दैट कि जो एक्शन और रिएक्शन है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। अगर आपने 15 न्यूटन फोर्स लगाई है, दीवार भी आप पे 15 न्यूटन फोर्स, यानी कि वो हिसाब बराबर करता है। एक्शन रिएक्शन हिसाब बराबर करते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। अब आप सोच रहे होगे डायरेक्शन में ऑपोजिट कैसे होते हैं? देखो, आपने दीवार को सपोज पुश किया राइट पे, दीवार आप पे फोर्स लगा रही है ना। अगर आप दीवार की साइड पे फोर्स लगा रहे हो, दीवार आपकी साइड पे फोर्स लगा रही है, तो जाहिर सी बात है आपकी साइड और दीवार की साइड दोनों बराबर तो नहीं है, दोनों चेंज है। याद रखो बच्चों कि आपके पास जो एक्शन और रिएक्शन होती है उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। क्या मतलब है इस बात का? देखिएगा, एक्शन, पहली बात रिमेंबर दैट एक्शन इज ऑलवेज एक्कम्पनीड बाय अ रिएक्शन फोर्स। हमेशा जब भी आप एक्शन करेंगे रिएक्शन लाजमी आएगा। और द टू फोर्सेस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल एंड ऑपोजिट। हमेशा मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, डायरेक्शन वाइज क्या होंगी? ऑपोजिट होंगी। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, एक्शन और रिएक्शन क्या दोनों सेम बॉडीज पे लगा है? नहीं। एक्शन था बाय द हैंड ऑन द वॉल, एक्शन वॉल पे है। रिएक्शन क्या है? बाय द वॉल ऑन द हैंड, हाथ पे है। तो क्या ये दोनों सेम बॉडीज हैं? नहीं बच्चों, सेम बॉडीज नहीं। हमेशा एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। एक्शन रिएक्शन सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं।
एक्शन रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इस बात को ध्यान में रखें। इसको एग्जांपल से जरा अंडरस्टैंड करते हैं, इसका मतलब क्या है। सपोज करें आपके पास एक बुक है जो टेबल पे पड़ी हुई है, सामने आपकी कोई ना कोई चीज पड़ी होगी, सिर्फ बुक ही नहीं है, बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी। अब बुक का एक वेट है, बुक का एक वजन है, वेट है, वो कहां पे कर रहा है, डाउनवर्ड। हमने देख लिया Q=mg वाले फार्मूले से, यानी कि बुक किस पे फोर्स लगा रही है, टेबल पे। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती ना, आप इस तरह देख लो, इमेजिन करो कि ग्लास पड़ा हुआ है, यानी टेबल जो ग्लास का बना हुआ है, आप उसके ऊपर पत्थर रखते जा रहे हैं, एक टाइम के बाद वो ग्लास क्या करेगा, टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट ऑफ द स्टोन इज एक्टिंग ऑन द टेबल। इसी तरह कोई भी चीज जो पड़ी होती है जमीन पे, बुक पड़ी हुई है जमीन पे, टेबल पे पड़ी है, किसी भी चीज पे, वो सारे एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। मतलब बुक एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द टेबल, दिस इज कॉल्ड द एक्शन फोर्स। ठीक हो गया। The weight of the book is represented by W. It is acting on the table in the downward direction. This is called action. ये मैंने लिख दिया बात। अब रिएक्शन क्या होगा? By the table on the book. So the reaction of the table acts on the book. यानी कि रिएक्शन फोर्स लगेगी बुक के ऊपर, किसकी वजह से? जिस पे एक्शन लगा था। किसकी ऊपर एक्शन लगा था? बुक का था एक्शन टेबल पे। अब टेबल की वजह से बुक पे रिएक्शन लगेगा। क्या ये दोनों सेम बॉडीज पे एक्ट कर रही है? नहीं, एक्शन फोर्स टेबल पे एक्ट कर रही है, रिएक्शन फोर्स बुक पे एक्ट कर रही है। तो होपफुली आपकी बात समझ आ गई होगी। डायग्राम वाइज देखो गौर से, बड़ा आर और डब्ल्यू को स्ट्रेट लाइन यानी कि वेक्टर में शो किया हुआ है, क्योंकि ये फोर्स वेक्टर है ना, वेट वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, तो ये स्ट्रेट लाइन अपनी तरफ से एरो नहीं शुरू कर देना ड्रॉ करने, जिगजैग या डिजाइन नहीं करने शुरू कर देना। रिएक्शन अपवर्ड बाय द टेबल ऑन द बुक, वेट डाउनवर्ड बाय द बुक ऑन द टेबल। होपफुली यू गेट इट नाउ। एक और एग्जांपल देख लें। कभी आपने देखा कि आपका जो गैस फिल्ड बैलून होता है, जब आप उसमें से एयर को, यानी कि जो उसकी नोजल होती है, जब आप उसमें एयर फिल करते हैं, वो एक्सपैंड कर जाता है, वो इन्फ्लेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही नोजल को आप ओपन करते हो ना, तो जो बैलून होता है ना, वो किसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, जब तक उसकी गैस सारी की सारी बाहर नहीं निकल जाती। ऐसा क्यों होता है? सुनिएगा जरा। अगर आपके पास एक एयर फिल्ड बैलून है, तो बैलून अगर आप उसको सेट फ्री कर देते हो, मतलब नोजल को क्लोज किए बगैर, अब होगा क्या? जो नोजल है वो असल में एस्केप या पैसेज मिल गया किसको? इनसाइड जो एयर ट्रैप हुई थी वो बाहर आ जाएगी, वहां से वो रश आउट कर देगी। अब जब वो बाहर आएगी, होगा क्या? बैलून मूव्स फॉरवर्ड। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है। ऐसा क्यों होगा? एक्शन इज बाय द बैलून दैट पुशेस द एयर आउट ऑफ इट व्हेन सेट फ्री। देखिए, बैलून जो है वो एक्शन कर रहा है, क्या, किस तरह से? जब वो एयर को पुश आउट करता है। अब होगा क्या? एक तो आ गई एक्शन, अब एयर भी क्या करेगी? फिर फोर्स लगाएगी किसके ऊपर? बैलून के ऊपर, रिएक्शन होगा। अब अगर एयर बाहर आ रही है, अब डायग्राम में देखो जरा गौर से, अगर एयर इस नोजल से बाहर आ रही है, देखिएगा बाहर की तरफ, नीचे की तरफ, तो ये एयर इसको पुश भी करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बैलून आगे की तरफ जाएगा। तो एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के ऊपर नहीं लगते, डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए बैलून आगे की तरफ चला जाएगा। तुम्हारे पास यहाँ पे जो है, क्योंकि अगर सेम बॉडी पे लगते ना, तो ये आगे जा ही नहीं सकता था। देखे ना, सेम बॉडी, अगर सपोज करो एक्शन रिएक्शन बैलून पे ही लग रहा होता, तो एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे इक्वल है, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन ऑपोजिट है, कैंसिल आउट कर देंगे, नेट इफेक्ट जीरो आ जाता। नेट इफेक्ट जीरो तो नहीं आ सकता ना इसका, क्योंकि ये इसलिए जीरो नहीं आ सकता, एक्शन एयर पे लग रहा है, रिएक्शन बैलून पे लग रहा है, ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे। याद रखिएगा इस बच्चों इस बात को, वो होंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में भी ऑपोजिट होंगे, लेकिन वो कैंसिल आउट नहीं कर सकते इस केस में। इस बात को ध्यान में रखना। आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ की, रॉकेट वाली है। हमारे पास ये जो रॉकेट आपको नजर आ रहा है, इसकी जो इंजन है, जब वो फ्यूल को बर्न करता है ना, तो ये आपके पास इसका जो एग्जॉस्ट है, फ्यूल जब बर्न कर रहा है, हॉट गैसेस ये एस्केप हो रही है बाहर। आपके पास ये पोजीशन देख लो रॉकेट की क्या है। हॉट गैसेस जब बाहर आएंगी ना, होगा क्या? when its fuel burns, hot gases escape from the tail at very high speed. The reaction of these gases on the rocket causes it to move upward. दूसरे लफ्जों में, रॉकेट की जो बर्निंग फ्यूम्स हैं, यानी कि जो फ्यूल बर्न कर रहे हैं, वो जब बर्न होता है तो वो बाहर की तरफ मूव करता है। मतलब इंजन का जो फ्यूम है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि जो फ्यूल बर्न हुआ था उसकी वजह से जो फ्यूम यानी कि स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है। और नीचे क्या है? ज़मीन है। असल में हुआ क्या है? एक्शन लगा ज़मीन के ऊपर या चले एयर के ऊपर, दोनों चीज़ें सही हैं अपनी जगह पे, क्योंकि वो एयर से क्रॉस करके अल्टीमेटली हिट किसको करता है? अर्थ को। होगा क्या? रिएक्शन कहाँ पे होगा? इस रॉकेट के ऊपर होगा, यानी कि जो फ्यूल है वो बर्न कर रहा है, जो वो रॉकेट के ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर डाउनवर्ड फोर्स लग रही थी फ्यूल की वजह से, एक्शन अगर डाउनवर्ड था, यानी कि बर्निंग फ्यूल जो था, अगर वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा था या इस साइड पे नोजल से बाहर फोर्स लगा रहा था, तो रिएक्शन कहाँ पे होगा? जाहिर सी बात है अपवर्ड। वो रिएक्शन किस पे लगेगा?
रॉकेट पे लगेगा, इसीलिए रॉकेट क्या करता है फिर अपवर्ड मूव कर देता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है टेल से बाहर आ रहे थे फ्यूल, एक्शन हो गया, रिएक्शन कहाँ पे हो गया, रॉकेट पे हो गया। तो हमारे पास इस केस में रॉकेट स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ द रिएक्शनल फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द गैसेज विच आर रशिंग आउट ऑफ हिज टेल। तो इस बात को याद रखिएगा कि रॉकेट का जो मोशन है वो असल में एक्शन रिएक्शन की एग्जाम्पल है। गैस जो हमने फिल की थी बैलून में, जब ये रश आउट होती है बैलून हैप्पैज़ार्ड डायरेक्शन में जाता है तो वो इस वजह से जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये बुक वाली एग्जाम्पल भी थर्ड लॉ। तो बच्चों ये थे हमारे पास आज एक बड़ा डिटेल लेक्चर था न्यूटन लॉज के ऊपर। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैं बार बार हमेशा बात कहता हूँ तो कि आपके पास व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप इसको देखा करें, कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग की। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, फिर भी कोई मसला है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने के बाद।